हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा कोड है, वो कौन सी गाइडलाइंस है जिसके तहत बैंक्स चलते हैं अगर कभी कोई एनपीए या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसी कोई चीज़ उनके साथ हो गई। तो आज हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले पॉइंट पे। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब इम्प्लीमेंट किया था गवर्नमेंट ने? 2016 में। क्यों? टू कंसोलिडेट ऑल लॉज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एंड टू टैकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अ प्रॉब्लम दैट been pulling the Indian economy down for years. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि अभी हमने पढ़ा 2016 में। और 2016 में इम्प्लीमेंट करने का मेन मकसद ये था कि जितने भी लॉज, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक बने हैं बैंक्रप्सी के ऊपर, जो लोग दिवालिये हो जाते हैं लोन लेने के बाद, जिनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, भाई लोन तो उन्होंने ले लिया, अब उस पैसे को चुकाओगे कैसे? फिर वो सच में जब पता चलता है कि भाई सच में उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा तो इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन बैंक से वो पैसा निकल कर डूब तो गया ही ना। वो पैसा लोगों का पैसा था और वो पैसा अब डूब गया। तो क्या करा जाए जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, जब कोई कस्टमर लोन लेकर जा रहा है लेकिन अगर वो उस लोन को चुका नहीं पा रहा है, तो बैंक क्या करे इन केस में? व्हाट बैंक शुड डू? अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत शुरू हो गई थी। बहुत सारे एनपीए क्रिएट हो गए थे, जिसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मीन्स वो वाले हमारे लोन्स जो पैसा अब नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी को उधार दिया तो 1 से 12 महीने तक हर महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहा है, तो उस तरह के इंसान को या उस तरह के डेट को कहेंगे स्टैंडर्ड एसेट या स्टैंडर्ड डेट। ठीक है, 1 महीने से लेके 12 महीने तक का वक्त अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो गई है, लेकिन अभी साल भर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड। ओके, 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, इसको हम कहते हैं डाउटफुल। ओके, और 12 महीने भी हो चुके हैं, बहुत लंबा टाइम भी हो चुका है, अब तो बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा, इसको हम क्या कहते हैं? एनपीए या फिर लॉस असेट्स। तो लॉस असेट्स बड़ी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, ये तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया कि एनपीए कैसे बनता है। तो लॉस असेट्स इतनी ज़्यादा हो रही थी तो हमें ये नहीं समझ में आया कि हम कैसे अपने इस लॉस को कवर करें, या हम कैसे इसको क्या ऐसा कौन सा रूल एंड रेगुलेशन लेकर आए जिससे हमारे एनपीए कम हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन तो लेकर चले जाते थे, बट अगेन लैक ऑफ सफिशिएंसी ऑफ मनी, वो पैसे वापस नहीं दे पाते थे। तो भाई बैंक का तो नुकसान हो गया ना, आप तो सच में पैसे ना दे वापस दे पाओ, लेकिन नुकसान तो बैंक का हो रहा है, जिस दिक्कत की वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी। फिर क्या हुआ? इंसॉल्वेंसी इज़ अ सिचुएशन। अब हम दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे कोड का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी इज़ अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनीज आर अनएबल टू रीपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट। इंसॉल्वेंसी ऐसी कंडीशन होती है जब हम अपने डेट्स को पे नहीं कर पाते। वी आर अनेबल टू रीपे द आउटस्टैंडिंग डेट। हमने उधार तो बहुत ले लिया आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसको पे नहीं कर पा रहे। अब बैंक्रप्सी क्या होता है? बैंक्रप्सी ऑन द अदर हैंड इज अ सिचुएशन वेयर बाय अ कोर्ट ऑफ कंपीटेंट जुरिसडिक्शन हैज डिक्लेयर्ड अ पर्सन or other entity insolvent, having passed appropriate orders to resolve it and protect the rights of creditors. It is a legal declaration of one's inability to pay off debts. नॉर्मली अगर हम किसी के डेट्स ना चुका पाए तो हम क्या कहेंगे? भाई हम तो इंसॉल्वेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे क्रेडिटर्स हमें घसीटते हुए कोर्ट लेकर जाएं कि भाई पैसा दो पैसा दो, लेकिन जब कोर्ट ने भी हमें देख लिया कि भाई ये तो सच में गरीब है, जब कोर्ट हमारे लिए ऑर्डर पास कर दे कि भाई इस बंदे के पास पैसा नहीं है, ये मतलब नहीं दे सकता, दिस पर्सन इज़ लिटरली इंसॉल्वेंट, अब मैटर भी पहुंच चुका है कोर्ट तक। जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है उस केस में हमें क्या बोल दिया जाता है? आपने सुना होगा शब्द दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालिया घोषित कर दिया गया मीन्स इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया। अभी तक तो हम खुद ही अपने आप को इंसॉल्वेंट समझ रहे थे, लेकिन अब हम घोषित कर दिए गए हैं बाय द कोर्ट कि सच में भाई तुम गरीब हो चुके हो, यू कैन नॉट पे योर डेट्स। जब सच में डिक्लेयर हो जाए, इन दैट केस अ पर्सन इज बैंकरप्ट,
जब वो खुद समझे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, दैट केस ही विल बी इंसॉल्वेंट। द IBC कवर्स ऑल इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। कौन कौन एंटिटीज़ आती हैं हमारे IBC कोड में? IBC कोड में आती हैं हर तरह का इंसान, हर तरह की कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। अब इंडिविजुअल तो मतलब एक नॉर्मल इंसान हो गया, कंपनीज मतलब जो 1956/2013 के तहत चलें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स मतलब वो वाली पार्टनरशिप जो 2008 में इनका एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग चले, एंड पार्टनरशिप का एक्ट आया था 1932 में, उसके अकॉर्डिंग चले। तो हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चलते हैं और ये जो है कवर करेगा इन सारी एंटिटीज़ को। नेक्स्ट, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है जो IBC के तहत अपने जुरिसडिक्शन में आएगी? पहली है जो हमें पता है कि कंपनी की तरफ से यही होती है, विच इज़ NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनीज और LLPs का कोई भी मैटर होता है, सबसे पहले NCLT इज़ द एडजुडिकेटिंग बॉडी। सेकेंड इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एक और ट्रिब्यूनल बना दिया गया है जिसको हम कह रहे हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, विच इज़ नोन एज DRT फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। यहाँ पर बाइफिकेशन कर दिया गया है, NCLT को दे दी गई हैं कंपनियाँ और LLPs, और इंडिविजुअल्स मतलब नॉर्मल इंसान, और पार्टनरशिप फर्म दे दी गई है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को। तो ये दो ही बॉडीज़ हैं जो यहाँ पर एडजुडिकेटिंग बॉडीज़ हैं। अब आगे हम आ जाते हैं, हाउ आर प्रोसीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग क्रेडिटर्स अंडर द IBC। IBC के तहत कैसे प्रोसीड्स बांटी जाती हैं? अ कंपनी हैज़ वेरियस क्रेडिटर्स, कंपनी जिससे उधार लेती है ना वो बड़े अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉर एग्जांपल PNB, अगर किसी कंपनी ने बैंक से उधार लिया तो उसका एक PNB एग्जांपल हो गया। प्राइवेट लेंडर्स में प्राइवेट बैंक्स भी आ गए, प्राइवेट दोस्त, प्राइवेट फ्रेंड्स, प्राइवेट लोग भी आ गए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में NBFCs आ गई, ट्रेड क्रेडिटर्स आ गए, वेंडर्स आ गए, वर्कमैन, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनसे एक कंपनी लोन ले सकती है। The code puts these creditors into different categories on the basis of nature of debt. कोड का क्या काम है? इन लोगों को नेचर ऑफ डेट के अकॉर्डिंग बाइफर्केट करना या फिर बांट देना। Banks, bonds issuers and lenders are classified as financial creditors. अच्छा, बैंक, बॉन्ड इशूअर और लेंडर्स को हम बोल रहे हैं कि तुम लोग भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो। अब ये फाइनेंशियल क्रेडिटर भी दो भाग में बटे हुए हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी फर्निश्ड बाय द बोरोवर कंपनी। ओके, सिक्योर्ड लोन वो वाला लोन होता है जिसके बदले हम कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवाएं। जैसे अगर हमने आपसे उधार लेना है तो हम आपसे उधार लेने के लिए अपनी कोई दुकान के कागज़ आपको दे रहे हैं, दैट केस हम आपसे सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। अगर हम कभी आपके पैसे नहीं भी दे पाए तो आप उस दुकान के कागज़ को बेच के अपने पैसे को रिकवर कर लोगे। ऑन दी अदर हैंड, अनसिक्योर्ड लोन्स आर दोज लोन्स जिनके बदले कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करी, जो अगर डूबे तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कि बैंक, बॉन्ड इशूअर्स एंड लेंडर्स होते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सेक्शन 53 ऑफ द कोड, IBC का सेक्शन 53 बोलता है, an order of priority in which proceeds will be distributed to the creditors based on their liquidation value. एक लिस्ट तैयार करी जाती है। ओके, इस लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट में लोगों को डिसाइड किया जाता है कि सबसे पहले तुम्हें पैसा मिलेगा, फिर तुम्हें मिलेगा, फिर तुम्हें मिलेगा, फिर तुम्हें मिलेगा। ऐसे करते 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 जितने भी क्रेडिटर्स हैं सबको एक सीक्वेंस वाइज ऑन द बेसिस ऑफ द लिक्विडेशन बैठा दिया जाता है। As per this waterfall mechanism, secured financial creditors rank the highest in the order of priority. अब वो आदमी सबसे आगे होगा जिसने सिक्योर्ड लोन लिया है, सबसे हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। दे आर फॉलोड बाय, उसके बाद कौन होता है? अनसिक्योर्ड वाले, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। Hence, financial creditors like banks have the first claim until exhaustion. For example, जब एसेट्स का लिक्विडेशन हो रहा होगा कंपनी के, जब सारे एसेट्स बिक रहे होंगे, उस वक्त सबसे पहले क्लेम लेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि सिक्योर्ड लोन देता है, विच इज़ अ बैंक। तो बैंक्स का सबसे पहला क्लेम होता है अंटिल एग्जॉस्शन, जब तक वो एक पैसा नहीं निकाल लेते तब तक वो पैसा लेते रहेंगे, नो मैटर बाकियों को मिले या नहीं मिले। प्रोसीड्स में भी एक एक्सटिंग्विश एट द लेवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इटसेल्फ, लीविंग ऑलमोस्ट नथिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक वाले ही पूरा का पूरा पैसा लेकर चले जाते हैं और बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। दिस इज़
नॉट अ बिग इशू, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि बैंक वाले ही सारा पैसा लेकर चले जाते हैं, बैंक वालों का ही इतना उधार होता है हमारे ऊपर, तो बाकी क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं मिल पाता। फिर आता है व्हाट इज़ द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ प्रोसीड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है इसके पीछे का ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्यों ऐसा किया जा रहा है। The Supreme Court ruled on a case involving how to pay bank creditors in the SR Steel Limited case. एक केस हुआ था SR Steel India Limited, जहाँ पर the Honorable Supreme Court has given some of the guidelines कि कैसे creditors को repay करो. The National Company Law Appellate Tribunal, which is known as NCLAT, had said that all creditors should be paid equally regardless of whether they had security or not. On the other hand, NCLAT बोलता है कि भाई देखो, जितने लोगों ने पैसा दिया है सबको पैसा मिलना चाहिए, चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, पैसा तो दिया गया है ना, तो ऑल द क्रेडिटर्स आर टू बी पेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आई एम नॉट अग्री विद यू, NCLAT बोला कि भाई सिक्योर्ड वालों को पैसा पहले दो, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उन्हें भी तो हमें बचाना है। ठीक है, आपको ये हायरार्की समझ में आई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई क्रेडिटर्स को पैसा दो, सिक्योर्ड वालों को पैसा दो, सबको पैसा दो। NCLAT ने बोला नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले तुम पहले तुम पहले तुम, सबसे पहले वाली कोई चीज़ नहीं है, जितने भी क्रेडिटर्स हैं सबको पैसा मिलेगा। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसएग्री कर दिया और बोला कि नहीं भाई, सिक्योर्ड वालों को पहले पैसा दो, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट भी हमें बचाना है। फिर क्या होता है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 ऑफ द कोड अलाउज फॉर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट व्हेन अप्रूविंग अ रिजोल्यूशन प्लान। अब ये देखते हुए फिर सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 में एक बात लिखी गई, उसमें बोला गया कि ठीक है चलो एक कमेटी बनेगी क्रेडिटर्स की जो वैल्यू निकालेंगे अपने अपने सिक्योरिटी की। द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इंसॉल्वेंसी लॉ सेज दैट secured creditors can receive payment based on the value of their security, while unsecured and junior creditors may not receive anything. अब जो भाई एक यूनाइटेड नेशंस के तहत एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उसने बोला कि भाई देखो, सिक्योर्ड वाले तो अपना पैसा रिकवर कर ही लेंगे अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, अनसिक्योर्ड वाले बेचारे कहाँ जाएं। हम हर एक प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले सिक्योर्ड वाले को रखते हैं कि भाई इसने सिक्योरिटी दी थी, इसको जो है पैसा पहले दो, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि सिक्योर्ड वालों को पैसा देने के बाद हमारे पास पैसा बचे। हो सकता है हमारे पास कोई भी पैसा ना बचे, तो बाकी जितने क्रेडिटर्स पीछे बैठे हैं तो दे एंड अप हैविंग नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और वो खाली हाथ लौटेंगे। सो दिस वॉज सम ऑफ द पॉइंट्स अबाउट IBC कोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस वॉज द वेरी बेसिक टॉपिक। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी सजेशन, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स, and thank you so much for watching my video.